Hello everyone, good evening. Good evening everyone. कैसे हो सब? All good? तो भाई आज हम लोगों को करना है हमारा माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर चैप्टर रिवाइज विद क्वेश्चन प्रैक्टिस। एंड आज आप लोगों के लिए बहुत सुंदर से नोट्स बना के लेके आई हूँ पूरी एनसीईआरटी से, सो दैट हम लोगों का एकदम से क्विक रिवीजन हम करेंगे एंड उसके साथ साथ हम लोग पीवाईक्यूज भी सॉल्व करने वाले हैं। सो हर बच्चे को सेशन के बिल्कुल एंड तक रहना है, कोई भी क्लास बीच में लीव करके नहीं जाएगा। सेम टू यू अनश्वा। अपनी अपनी एनसीईआरटी बुक्स निकाल लो भाई जल्दी से, एनसीईआरटी बुक्स निकाल लो अपनी, क्योंकि दिस इज द चैप्टर जो पूरा एनसीईआरटी से आप लोगों को पढ़ना है। गुड इवनिंग सुरभि। करें फिर स्टार्ट हम लोग। चलिए, तो हमारा चैप्टर है आज का माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। ध्यान से सुनना है एक एक पॉइंट, जहां पे भी आपको लगेगा ना थोड़ा सा भी डाउट, सो जस्ट आस्क मी कि मैम ये वाली चीज समझ में नहीं आई, फिर से बता दो। बस सुनते जाना है और अपनी एनसीईआरटी से मैच करना है कि एनसीईआरटी का एक एक पॉइंट मैम ने क्लियर किया है या नहीं किया। तो भाई हमें इस चैप्टर में क्या पढ़ना है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ना है। और हमें पता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे चारों तरफ होते हैं, है ना। आप अपने हैंड्स में भी देख रहे हो, तो अपने हैंड को अगर आप माइक्रोस्कोप में देख रहे हो तो इसके ऊपर भी थाउजेंड्स ऑफ माइक्रोब्स आपको मिल जाएंगे। हमारे आसपास जो हवा, जो ऑक्सीजन जो हम इनहेल कर रहे हैं ना, उसके अंदर भी थाउजेंड्स या फिर वी कैन से थाउजेंड से भी बहुत ज्यादा माइक्रोब्स हो सकते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है, क्या माइक्रोब्स ह्यूमन वेलफेयर के लिए जरूरी हो सकते हैं? हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को अपनी डेली एक्टिविटीज में यूज करते हैं, ऑफ कोर्स करता है। तो पहली चीज ये ध्यान रखनी है कि भाई सारे माइक्रोब्स हार्मफुल नहीं होते। सम आर यूजफुल टू मेन इन डाइवर्स वे। भाई सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हार्मफुल नहीं होते। वी हैव लॉट्स ऑफ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनको हम अपनी डेली एक्टिविटीज में, अपने दिनचर्या में यूज करते हैं और जो हमें बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स बना बना के दे रहे होते हैं। सबसे पहला हम देखेंगे कि हमारे हाउस होल्ड प्रोडक्ट, भाई अपने घरों में हम कहाँ पे यूज करते हैं, जिसका एग्जाम्पल कल मैं आप लोगों को बायोटेक्नोलॉजी में भी पढ़ा रही थी। क्या हमने देखा था कल की क्लास में? भाई दूध से दही बनवाना है। एंड बच्चों प्लीज थोड़ा सा गला इग्नोर करना, आवाज आई नो अजीब आ रही होगी बिकॉज बहुत ज्यादा कोल्ड हो रहा है मुझे। आई डोंट नो मैं कैसे पढ़ा पा रही हूँ आप लोगों को, but आप लोगों की जो कंसिस्टेंसी है बस मैं उसको ब्रेक नहीं करना चाहती थी, इसीलिए आई थॉट कि भाई क्लास ले लेता है। ठीक है, गले का जो होगा सो देखा जाएगा, तो थोड़ा सा इग्नोर करना अगर कहीं पे वॉइस लो हाई हो जाती है तो पहली चीज आती है कि हमको दूध से दही बनवाना है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करते हैं नहीं करते हैं? ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी के अंदर कल मैंने आपको समझाया था। तो मिल्क से कर्ड बनवाना है, और जब हम दूध से दही बनवाते हैं तो अपनी दही के अंदर कैसा उसको बना देते हैं, उसको हम विटामिन B12 एनरिच बना देते हैं। तो अगर किसी के अंदर विटामिन B12 की है डेफिशिएंसी, तो उसको सजेस्ट किया जाता है भाई आप ज्यादा से ज्यादा दही खाओ। और यहीं से एक क्वेश्चन आ जाता है कि अगर आपकी बॉडी में है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12, उसमें कौन सी डिसीज हो जाती है? डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12, पर्नीशियस एनीमिया। भाई इसको क्या हो सकता है? पर्नीशियस एनीमिया हो सकता है। नेक्स्ट आता है कि भाई हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं ना, ये हमारी गट के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम बोलते हैं प्रीबायोटिक, जो हमारी इंटेस्टाइन्स को, जो हमारी गट्स को हेल्दी रखने में हेल्प करते हैं। सो प्रीबायोटिक ये हमारे हाउस होल्ड में। अब भाई घरों में डोसा और इडली, किसको पसंद है डोसा खाना इडली खाना? तो भाई जो डोसा और इडली खाते हो ना, उनके अंदर जो पफीनेस आती है, वो जो सॉफ्ट सॉफ्ट हो जाता है, दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है वहां पे? मैम वहां पे ईस्ट काम करता है। जो ब्रेड आप लोग खाते हैं वो भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से बनी है।
जो आपका डोसा, इडली, इनका जो डो आप बनाते हो ना आटा, उसके अंदर जो पफीनेस है वो सॉफ्टनेस आती है, किस वजह से आती है? डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ CO2 गैस, CO2 के प्रोडक्शन की वजह से होता है। नेक्स्ट, ईस्ट सेक्रोमाइसिस सेरेवेसी, ब्रेड बनाने के लिए जो ईस्ट का यूज करेंगे उसको बोलेंगे बेकर्स ईस्ट, और एल्कोहल बनवाने के लिए या फिर इथेनॉल बनवाने के लिए जो ईस्ट का यूज करेंगे उसको क्या बोलेंगे? देखो भाई, है ईस्ट ही सेक्रोमाइसिस सेरेवेसी, लेकिन उसका यूज हम कहाँ कर रहे हैं उस बेसिस पे हमने उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। अगर हम ईस्ट का यूज कर रहे हैं ब्रेड बनवाने के लिए, तो ब्रेड कहाँ से लेके आते हो? बेकरी से लेके आते हो, नहीं लेके आते हो, तो उसको बोलेंगे बेकर्स ईस्ट। ठीक है, बेवरेजेस, क्या आपके जो अल्कोहल्स होते हैं, वाइन, इसके सब क्या बेवरेजेस, सो उनको बनवाने के लिए जो ईस्ट यूज करते हैं उसको बोलते हैं ब्रेवर्स ईस्ट। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास टोड़ी, टोड़ी भी एक अल्कोहलिक ड्रिंक है जिसको ट्रेडिशनल ड्रिंक माना जाता है। कहाँ पे? साउथ इंडिया के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। टोड़ी कहाँ मिलती है? साउथ इंडिया। साउथ इंडिया के पाल्म ट्रीज के सैप के अंदर से इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। क्या है टोड़ी? ट्रेडिशनल ड्रिंक है। कहाँ पाई जाती है? साउथ इंडिया में। वहां पे पाल्म ट्री के सैप से निकाली जाती है। अल्कोहलिक है ये भी। ठीक है, हाउस होल्ड में पढ़ रहे हैं हम लोग सारे। फिर आप लोगों के सबके घर में चीज तो सबको पसंद होगा, नहीं होगा? सब खाते हो चीज, तो भाई चीज कैसे बनता है? पनीर दूध से बनता है, नहीं बनता है? तो मम्मी क्या करती है? दूध को डीनेचर कर देती है, उसमें से पानी वाला पार्ट अलग हो जाता है और फैट अलग हो जाता है, और उसी फैट को हम क्या बोलते हैं? चीज बोलते हैं। हमारी एनसीईआरटी ने दो टाइप के चीज बोले हुए हैं, और हमारी एनसीईआरटी ये भी बोलती है कि आप देखते हो ना कि जो घरों में हम पनीर बनाते हो, जो मार्केट में पनीर मिलता है, दोनों में डिफरेंस होता है, फ्लेवर का डिफरेंस होता है, एक टेक्सचर का डिफरेंस होता है। सो चीज बनाने के लिए आप कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज कर रहे हो, उस बेसिस पे आपके चीज का फ्लेवर, टेक्सचर, ये चीजें वेरी कर जाती है। दो एग्जाम्पल याद रखना है आपको। कौन सा याद रखना है? स्विस चीज। स्विस चीज के अंदर लार्ज लार्ज होल्स होते हैं। किसके थ्रू बनती है? प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी, ये बैक्टीरिया के थ्रू हम स्विस चीज बनवाते हैं। एक होती है हमारे पास रॉकीफोर्ट चीज। रॉकीफोर्ट चीज, रॉकीफोर्ट पेनिसिलिन, पेनिसिलियम फंजाई से बनती है। दो चीज, एक बैक्टीरिया से बन रही है स्विस चीज, एक फंजाई से बन रही है रॉकीफोर्ट चीज। बताओ, आया समझ में? आया समझ में? हाउस होल्ड में हम क्या क्या यूज करेंगे? हम दूध से दही बनवाएंगे, हमारी गट के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, डो बनाने के लिए यूज करेंगे, हम ब्रेड बनवाने के लिए यूज करेंगे, ट्रेडिशनल ड्रिंक आपकी टोड़ी साउथ इंडिया में, और हम दो टाइप के चीज बनवाते हैं, स्विस चीज और रॉकीफोर्ट चीज। क्लियर हो गया? फटाफट से रिवाइज एक टॉपिक आप लोगों का। बताइए बच्चों, बताइए 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 जल्दी से। चलिए, अब ये तो था हाउस होल्ड। अब आ जाओ भाई, इंडस्ट्रीज की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। इंडस्ट्रीज के अंदर, इंडस्ट्रीज के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज अल्कोहल बनवाने के लिए। अब अल्कोहल बनवाने के लिए कौन सी ईस्ट का यूज होता है? ब्रेवोस ईस्ट यूज होती है। इसके ऊपर पीवाईक्यू में एक क्वेश्चन आया हुआ था कि जो आपकी ब्रेवोस ईस्ट है ना, ब्रेवोस ईस्ट के अंदर डाइस्टेज और एमाइलेज एंजाइम नहीं होता। तो अगर मेरे को ब्रेवर्स ईस्ट का यूज करना है किसी कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट कराने के लिए, इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनना। अगर हमको किसी भी कार्बोहाइड्रेट का, कार्ब का डाइजेशन कराना है ब्रेवर्स ईस्ट के थ्रू, तो मुझे वहां पे अलग से डाइस्टेज एमाइलेज एंजाइम डालने पड़ेंगे, क्योंकि ब्रेवर्स ईस्ट के अंदर डाइस्टेज एमाइलेज एंजाइम्स नहीं होते। ठीक है, तो अगर हमें कार्बोहाइड्रेट से, किसी भी कार्बोहाइड्रेट का यूज करके अल्कोहल वगैरह बनवानी है कोई भी टाइप का, तो हमें अलग से एंजाइम्स यूज करने पड़ते हैं। और डाइस्टेज एमाइलेज का काम क्या होता है? डाइस्टेज स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है, और एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को सिंपल शुगर्स में कन्वर्ट करने का काम करता है। अब हमारे पास जो ये अल्कोहल बनवाता है ना, ये दो टाइप की अल्कोहल होती है। एक होती है विदाउट डिस्टिलेशन बनती है, और एक बनती है विद डिस्टिलेशन। डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, बिना डिस्टिलेशन वाली अल्कोहल कौन सी होती है? बिना डिस्टिलेशन वाली वाइन और बियर। दो एग्जांपल, वाइन और बियर याद रखना, जो बिना डिस्टिलेशन से बनती है। डिस्टिलेशन के थ्रू बनती है विस्की, ब्रांडी एंड रम। विदाउट डिस्टिलेशन वाइन एंड बियर। विद डिस्टिलेशन कौन सी बनती है? विस्की, ब्रांडी, रम। याद हो जाएगा?
अभी क्वेश्चन कराऊंगी, वहां पे देखूंगी कितने ध्यान से सुन रहे थे नहीं सुन रहे थे आप लोग, याद रखना है, ठीक है। सेकंड आता है एंटीबायोटिक्स। तो भाई एंटीबायोटिक्स क्या होता है? एंटीबायोटिक्स आर द केमिकल्स। एंटीबायोटिक्स एक ऐसे केमिकल है जो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म बनाता है, प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और ये केमिकल किसी दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए या उसकी ग्रोथ को कम करने के लिए यूज किया जाता है। मतलब अपना ही दोस्त दुश्मन बन रहा है, ये वाली बात हो गई, अपना ही दोस्त दुश्मन बन रहा है। एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपने अंदर से कुछ केमिकल निकाल रहा है और वो केमिकल किसी दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ही अफेक्ट कर रहा है। देख रहे हो क्या हो रहा है? सो उस केमिकल सब्सटेंस को हम बोलते हैं एंटीबायोटिक। सबसे पहला डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक क्या था? सबसे पहला डिस्कवर्ड था कौन सा? पेनिसिलिन। कहां से इसको डिस्कवर किया था? पेनिसिलियम नोटेटम से डिस्कवर किया था। कौन से साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। और ये जो टर्म है, टर्म किसने दिया था? वॉकर साइंटिस्ट ने दिया था, नहीं दिया था? दिया था ना। तो वापस से सुनो, एंटीबायोटिक सबसे पहला डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक पेनिसिलिन। कहां से? पेनिसिलियम नोटेटम। पेनिसिलियम नोटेटम क्या है? पेनिसिलियम नोटेटम इज अ फंगस। ये एक फंगस है, ध्यान रखना, पेनिसिलियम नोटेटम इज अ फंगस। मैम फर्मेंटेशन ग्रोथ क्या होता है? अंशुमन समझाएंगे सारी चीजें, डोंट वरी, ठीक है। तो ये आपका अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। लेकिन अब अलेक्जेंडर जो फ्लेमिंग साइंटिस्ट थे ना, इन्होंने पेनिसिलिन की डिस्कवरी की थी, किसके ऊपर काम करते, मतलब दिस वाज एन एक्सीडेंटल डिस्कवरी। एक्सीडेंटल डिस्कवरी थी, काम किसके ऊपर कर रहे थे? स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया के ऊपर काम कर रहे थे। तो इन्होंने देखा कि भाई इस बैक्टीरिया में, स्टेफाइलोकोकाई एक कल्चर में लिया हुआ था इन्होंने, एक पेट्री डिश में लिया हुआ था। तो ही गेट टू नो कि कुछ बैक्टीरिया की डेथ हो गई, कुछ बैक्टीरिया सर्वाइव कर रहे हैं। तो ऐसे कैसे हुआ कि मेरे कुछ बैक्टीरिया की डेथ हो गई? तो तब इनको पता चला, अरे ये पेनिसिलियम नोटेटम दुश्मन है जिसने अपने अंदर से केमिकल सिंथेसाइज किया, दैट इज पेनिसिलिन, जिसने हमारे बैक्टीरिया को किल कर दिया। तो मतलब एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे ही अटैक कर रहा है। क्वेश्चन आएगा किसके ऊपर काम करते हुए इन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी? स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया के ऊपर काम कर रहे थे। लेकिन 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 ये इस एंटीबायोटिक का, पेनिसिलिन का पूरा एसेंशियल पोटेंशियल नहीं हमको बता पाए थे कि भाई ये क्या काम करता है, इसको हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, मतलब इसकी पूरी पोटेंशियल ये डिस्कवर नहीं कर पाए थे। तो इसके लिए हमारे पास नेक्स्ट साइंटिस्ट आए थे दो, अर्नेस्ट चेन एंड होवर्ड फ्लोरी साइंटिस्ट। दो साइंटिस्ट, अर्नेस्ट चेन, होवर्ड फ्लोरी। इन्होंने बोला कि कोई बात नहीं भाई फ्लेमिंग साहब, आपने बता दिया वही बहुत है, इसका फुल पोटेंशियल हम लोग बता देंगे। फिर इसके बाद तीनों साइंटिस्ट को 1945 में इस काम के लिए नोबेल प्राइज मिला था। क्वेश्चन आता है कौन से ईयर में नोबेल प्राइज मिला था? कौन से ईयर में नोबेल प्राइज मिला था? 1945 में। फुल पोटेंशियल किसने निकाला? अर्नेस्ट चेन एंड हार्वर्ड फ्लोरी। चेन एंड फ्लोरी, अर्नेस्ट एंड फ्लोरी भी लिख सकते हो शॉर्ट में। तीनों को 1945 में, क्योंकि एक ने डिस्कवर किया, दो ने इसका बाद में पोटेंशियल बताया। इस एंटीबायोटिक को सबसे पहले यूज कहाँ किया गया? वर्ल्ड वॉर सेकेंड में यूज किया गया था, अमेरिकन सोल्जर्स को ट्रीट करने के लिए। कहाँ पे यूज किया गया? वर्ल्ड वॉर सेकेंड में अमेरिकन सोल्जर्स को ट्रीट करने के लिए। याद रहेगी इतनी चीज। एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं? एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है, किसी दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रिटार्ड करता है। सबसे पहला डिस्कवर्ड पेनिसिलिन बाय पेनिसिलियम नोटेटम व्हाइल वर्किंग ऑन स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया, डिस्कवर्ड बाय फ्लेमिंग। बट पोटेंशियल नहीं बता पाए थे। पोटेंशियल किसने बताया? चेन एंड फ्लोरे साइंटिस्ट ने। तीनों को नोबेल प्राइज दे दिया 1945 में। और पहली बार इसको यूज कर लिया हमने वर्ल्ड वॉर सेकेंड में अमेरिकन सोल्जर्स को सही करने के लिए। ठीक है, सो दिस वाज अल्कोहलिक बेवरेजेस देख लिया, एंटीबायोटिक देख लिया। अब देखते हैं एंजाइम्स हम क्या क्या बना सकते हैं। तो मैंने आप लोगों के लिए टेबल बनाई हुई है सुंदर सी, ध्यान से देखो। सबसे पहला एंजाइम जाइमेज एंजाइम। कौन प्रोड्यूस करता है? सेक्रोमाइसिस। सेक्रोमाइसिस सेरेवेसिस क्या है समझते हो? ईस्ट। सेक्रोमाइसिस सेरेवेसिस एंड ईस्ट, जिसका यूज किसके में किया जाता है? इथेनॉल प्रोडक्शन में। मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन इस वाले पार्ट से सबसे ज्यादा मिलेंगे आपको। क्या मिलेंगे? मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन, तो बहुत ध्यान से समझना।
पैक्टिनेज प्रोटीज क्या है, एंजाइम। इन एंजाइम्स का यूज किया जाता है प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए। अब आप देखते होंगे जो हम घरों में जूस बनाते हैं ना, तो उसके अंदर बहुत सारे फाइबर्स होते हैं, लेकिन वो ना बहुत स्मूथ नहीं लगता पीने में। लेकिन जो मार्केट में बॉटल वाला जूस आता है, वो जैसे रियल वगैरह का अलग अलग ब्रांड्स का आता है, तो वो बहुत क्लियर जूस होता है। क्यों? क्योंकि उसको प्रोडक्शन के टाइम पे वहां पे एंजाइम्स डाल दिए जाते हैं, पैक्टिनेज प्रोटीन, जो उसके अंदर से जो फाइब्रस प्रोटीन होता है उसको डाइजेस्ट कर जाता है, जिसकी वजह से उनके जो जूस होते हैं काफी क्लियर दिखते हैं। तो क्या करता है, फाइबर्स को डाइजेस्ट कर देता है। बॉटल जूस को क्लियर करने के लिए इसका यूज किया जाता है। सेकेंड, भाई आपने मम्मी कपड़े धो रही है आपके, आपने कल कड़ी चावल खाए थे, कपड़ों के ऊपर गिर गई आपकी सब्जी, तो भाई अब उसको लिए क्या करती है मम्मी, डिटर्जेंट यूज करते हैं। तो डिटर्जेंट के अंदर लाइपेज एंजाइम होता है, जो आपने अपने कपड़ों के ऊपर सब्जी या जो खाना गिराया हुआ ना, वो उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। तो लाइपेज इज एन एंजाइम जो डाइजेस्ट करता है किसको, लिपिड को, और इसको हम जनरली डिटर्जेंट्स में, लॉन्ड्री में यूज करते हैं। नेक्स्ट, स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम जो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया के थ्रू प्रोड्यूस किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया के थ्रू एक एंजाइम प्रोड्यूस किया जाता है, दैट इज स्ट्रेप्टोकाइनेज। ये स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम क्या करता है ना, अगर आपकी बॉडी में कहीं किसी भी ब्लड वेसल के अंदर क्लोट बनने लग रहा है, तो उस क्लोट को डाइजेस्ट करता है, ये उस क्लोट को खत्म करने में हेल्प करता है। तो ये कैसे काम करता है, इट वर्क एज अ क्लोट बस्टर। आप देखो ना, ब्लड वेसल के अंदर अगर कहीं पे क्लोट बनेगा तो ब्लड फ्लो नहीं कर पाएगा, ब्लड फ्लो नहीं कर पाएगा तो क्या होगा, मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन हो जाएगा, जिसकी वजह से हार्ट अटैक हो सकता है। दिस इज अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट। स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया के थ्रू प्रोड्यूस किया जाता है स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम, जो वर्क करता है एज अ क्लोट बस्टर, जिसको हम यूज करते हैं मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन अगर किसी को हुआ है वहां पे इसको यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, अब हमारे पास कुछ ऐसे माइक्रोब्स भी है जो अपने अंदर से कोई पर्टिकुलर टाइप का एसिड बनाते हैं। पहला लैक्टोबैसिलस, सारे तीनों के तीनों बैक्टीरिया है, ध्यान रखना क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सा किस टाइप का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो मेरे पास लैक्टोबैसिलस है। लैक्टोबैसिलस कौन सा एसिड प्रोड्यूस करता है, लैक्टिक एसिड। क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिशियम क्या प्रोड्यूस करता है, ब्यूटाइरिक एसिड। एसिडोबैक्टर एसिटी क्या प्रोड्यूस करता है, एसिटिक एसिड। नाम से समझ आ रहा है, लैक्टो लैक्टिक एसिड, ब्यूटाइल ब्यूटाइरिक एसिड, एसिटो एसिटिक एसिड। कर लोगे नहीं मैम? कोई कोई सोप भी ऐसा होता है, तो क्या उसमें भी लाइपेज एंजाइम प्रेजेंट? हाँ जी, लाइपेज, इसीलिए तो नहाने वाला साबुन और कपड़े धोने वाला जो सोप होता है दोनों अलग अलग होता है, क्योंकि जो कपड़े धोने वाला सोप होता है ना उसके अंदर आपका लाइपेज एंजाइम होता है। ब्रेन हैमरेज में भी, ब्लड क्लोट में मैम, हाँ जी बेटा, ब्रेन हैमरेज भी अगर किसी को हो रहा है ड्यू टू द रीजन ऑफ ब्लड क्लोट, तो वहां पे भी स्ट्रिप्टोकाइनेज एंजाइम का यूज किया जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाओ केमिकल्स। भाई वी हैव सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो अपने अंदर से कोई पर्टिकुलर टाइप का केमिकल प्रोड्यूस करते हैं। पहला मोनेस्कस परपुरिस, क्या है, एक फंगस है ये मोनेस्कस परपुरिस, जो अपने अंदर से प्रोड्यूस करता है क्या, स्टेटिन। स्टेटिन क्या काम करता है, अगर आपकी बॉडी में कहीं आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है, भाई बहुत ऑयली खाते हो ना, बहुत डेली छोले भटूरे पिज्जा बर्गर लगे पड़े हो खाने में, तो क्या होगा, ऑफ कोर्स कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ेगा। भाई इस कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए यूज किया जाता है ये स्टेटिन केमिकल। ये क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल बनाने वाला जो एंजाइम है ना, कोलेस्ट्रॉल सिंथेसाइजिंग एंजाइम, उस एंजाइम के साथ जाके लड़ाई करता है, उसके साथ एज अ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर काम करता है। मतलब जो कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस एंजाइम है उसको इनहिबिट करने में हेल्प करता है। तो कितना भी पिज्जा बर्गर खा लेना, कोलेस्ट्रॉल बनेगा ही नहीं। निर्मा में भी होता होगा मैम ना, फिर तो हाँ जी श्रुति, निर्मा में भी बेटा, सब में होगा। स्टेटिन याद रखोगे किसके थ्रू प्रोड्यूस किया गया, मोनेस्कस परपुरिस। मोनेस्कस परपुरिस कोलेस्ट्रॉल लॉवरिंग एजेंट है। दिस इज एन ईस्ट जो आपके कोलेस्ट्रॉल बनाने वाले एंजाइम के साथ फाइट करता है। नेक्स्ट है हमारे पास ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, दिस इज अगेन अ फंजाई। ये अपने अंदर से केमिकल प्रोड्यूस करता है साइक्लोस्पोरिन ए, जिसको हम यूज करते हैं अगर किसी की बॉडी में अभी नया नया ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन किया, तो भाई आपका इम्यून सिस्टम उस नए ऑर्गन को एक्सेप्ट करने में टाइम लेगा नहीं लेगा, तो तब तक आप अपने इम्यून सिस्टम को शांत करके रखोगे, अपने इम्यून सिस्टम को सप्रेस करके रखोगे, ताकि वो जो नया ऑर्गन आपने ट्रांसप्लांट कराया है वो नया ऑर्गन को रिजेक्ट ना करते। तो साइक्लोस्पोरिन ए कैसे काम करता है,
इट वर्क एज अ इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट, आपके इम्यून सिस्टम को सप्रेस करके रखता है। कहाँ यूज करता है? ऑर्गन ट्रांसप्लांट पेशेंट्स में यूज करते हैं। ये एक बायो एक्टिव केमिकल है, ठीक है। हाँ जी, राइट अंशुमन, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट आता है फर्मेंटेशन में एक प्रोसेस है फेड बैच फर्मेंटेशन। इसके ऊपर पीवाईक्यू में क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए इसको पढ़ा देती हूँ। ये एक बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेस है, बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके अंदर क्या होता है, फीडिंग ऑफ अ ग्रोथ लिमिटिंग न्यूट्रिएंट सबस्ट्रेट टू कल्चर। मतलब आप क्या करते हो ना, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आपने बड़े बड़े फर्मेंटर्स देखे हैं कि हम फर्मेंटर्स के अंदर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म डाल देते हैं, उससे कोई नया प्रोडक्ट बनवाते हैं। तो इस फेड बैच प्रोसेस के अंदर क्या होता है ना, आप लिमिटिंग न्यूट्रिएंट्स यूज करते हो अपना नया प्रोडक्ट बनवाने के लिए। और इस प्रोसेस को यूज किया जाता है, किस लिए यूज किया जाता है? ताकि हमारे पास नए नए टाइप के एंजाइम्स बनते रहे, हमारे जो एंजाइम्स है वो प्योरीफाई होते रहे। फिर से सुनो, फेड बैच फर्मेंटेशन एक बायोटेक्नोलॉजिकल मेथड है जिसके अंदर हम लोग क्या कराते हैं, ग्रोथ कराते हैं लिमिटिंग न्यूट्रिएंट सबस्ट्रेट टू कल्चर। मतलब फर्मेंटर्स के अंदर लिमिटेड न्यूट्रिएंट्स देके, विद द हेल्प ऑफ लिमिटेड न्यूट्रिएंट्स अपना एक नया प्रोडक्ट बनवाते हैं विद द हेल्प ऑफ प्योरीफाइंग एंजाइम्स। और नए नए एंजाइम्स हमारे पास वहां पे प्रोड्यूस होके आते हैं। मतलब प्योरिफिकेशन एंजाइम्स का एक तरीके से आप बोल सकते हैं चल रहा होता है। किसके अंदर? फेड बैच फर्मेंटेशन मेथड के अंदर। बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है क्योंकि आउट ऑफ एनसीईआरटी, बस एक बार पीवाईक्यू में क्वेश्चन आया था नीट के अंदर, एम्स में नहीं, नीट के अंदर। यहां तक मेरे को एक बार बताओ, यहां तक सबको क्लियर हुआ क्या सारी चीजें? बताइए, यहां तक सबको क्लियर है क्या? होगा क्लियर। अब आ जाओ भाई हमारे पास, हमने हाउस होल्ड देख लिया, हमने इंडस्ट्रियल देख लिया। नेक्स्ट आता है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। यहाँ पे भी हम अपने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज करते हैं। भाई जो हमारे घरों से इतना ज्यादा ह्यूमन एक्सक्रीटा प्रोड्यूस हो रहा है, सबसे ज्यादा क्या प्रोड्यूस होता है? ह्यूमन एक्सक्रीटा, सबसे ज्यादा अमाउंट में। अब इस क्या करते हैं ना लोग, इस ये जितना भी हाउस होल्ड वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है ना, इसको ले जाके डायरेक्टली रिवर्स में डाल देते हैं। भाई हमारी रिवर आपको पता ही है कितनी ज्यादा गंदी हो रखी है आज के टाइम में। तो उस चीज को बचाने के लिए, ताकि जो हमारी वाटर बॉडीज है, नेचुरल वाटर बॉडीज है, वो पोल्यूट ना हो, तो गवर्नमेंट ने एक रूल बना दिया कि भाई जब भी आप किसी भी वाटर बॉडी के अंदर वेस्ट मटेरियल डिस्पोज करोगे तो आपको पहले उसको लेस पोल्यूटेड बनाना होगा। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाए। सबसे मेजर सीवेज क्या होता है? ह्यूमन एक्सक्रीटा होता है। इसके अंदर किस टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज करते हैं? हेट्रोट्रॉफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज करते हैं। 3 टाइप के वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं। एक वो वेस्ट मटेरियल जो पानी में कभी घुलते नहीं है, मतलब छोटे छोटे पत्थर हो गए, बड़े बड़े साइज के पत्थर हो गए, वो तो क्या हो गए, पानी में नीचे सरफेस पे बैठ जाएंगे, ऊपर ऊपर से पानी हटा दो, राइट। एक वो होंगे वेस्ट मटेरियल जो पानी में घुल जाता है। सबसे ज्यादा कंसर्निंग पॉइंट तो वही है ना, जो वेस्ट मटेरियल पानी में घुल गया है, उस वेस्ट मटेरियल को हमें रिमूव करना है। वो कौन सा वेस्ट मटेरियल है? ह्यूमन एक्सक्रीटा। और जो हमारा सीवेज है उसके अंदर बहुत सारे डिसीज कोजिंग माइक्रोब भी हो सकते हैं, हमें उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी किल करना है। क्योंकि डिसीज कोजिंग माइक्रोब को अगर हम किसी नेचुरल बॉडी में डाल देंगे, नेचुरल वाटर बॉडी में, तो उस नेचुरल वाटर बॉडी में जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स होंगे उनके लिए वो हार्मफुल हो सकता है। हो सकता है, नहीं हो सकता है? मैम हम इसके पीडीएफ दे दीजिए शॉर्ट नोट्स के लिए। बेटा अभी पढ़ लो, सारे शॉर्ट नोट्स ये टेलीग्राम पे मिल जाएंगे आपको, ठीक है। चलो, अब मेथड क्या आता है इसके अंदर? 2 मेथड है, देखो। अब जस्ट टेक एन एग्जांपल कि आपके पास एक बीकर है, ठीक है। अब उसके अंदर क्या है ना, आपके पास गंदा पानी ले लिया हमने, छोटे छोटे पत्थर, बड़े बड़े साइज के पत्थर है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्राइमरी ट्रीटमेंट लगाएंगे। प्राइमरी ट्रीटमेंट जो होगा इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो उसके अंदर बड़े बड़े छोटे छोटे साइज के पार्टिकल है ना, उनका फिजिकल रिमूवल करेंगे 2 तरीके से। भाई फिल्टर पेपर लगा दो, फिल्टर पेपर में जो बड़े बड़े साइज के ऊपर रह जाएंगे, छोटे छोटे साइज के नीचे निकल जाएंगे। तो जितने भी डेब्रीज है, पत्थर है, वो सब रिमूव हो जाएंगे। और जो छोटे छोटे साइज के फिल्टर पेपर के थ्रू नीचे निकल के आ गए, वो नीचे सेडिमेंट हो जाएंगे। जैसे रेत है, मिट्टी है, वो तो फिल्टर पेपर क्रॉस करके आ जाएगी, देख लो पानी में नीचे बैठ जाएगी। तो मिट्टी हो गई या छोटे छोटे पेबल्स हो गए, वो सब नीचे बैठ जाएंगे। तो 2 टाइप के इफ्लुएंट बनेंगे, एक तो वो जो नीचे बैठ गया है, एक वो जो ऊपर पानी रह गया। तो जो नीचे सेडिमेंट है, जो नीचे सेटल डाउन हुआ है, उसको हम बोलेंगे प्राइमरी स्लरी। मतलब मेरा पहला गंदा चीज निकल के आया है,
पहला वेस्ट मटेरियल प्राइमरी स्लज, और जो ऊपर वाला पार्ट है उसको बोलेंगे हम इफ्लुएंट या प्राइमरी फ्लुएंट बोल लो। अब मुझे क्या करना है, इस ये तो नीचे वाला तो गंदा पार्ट है, इसको तो फेंक देंगे। ऊपर वाले पार्ट के अंदर से अब मुझे क्या करना है, जो इसके अंदर घुला हुआ वेस्ट मटेरियल है ना, डिजोल्व्ड वेस्ट मटेरियल, अब मुझे उसको रिमूव करना है। वापस से समझ लो, हम क्या कर रहे हैं, हम सीवेज को क्लीन अप कर रहे हैं। तो पहला मेथड हमने लगाया क्या, हमने उसको फिल्ट्रेशन कर लिया, उसके अंदर डब्रीज रिमूव कर लिए, सेडिमेंटेशन कर लिया, नीचे जो सेडिमेंट हुआ उसको हमने हटा दिया, स्लज, प्राइमरी स्लज, और जो ऊपर वाला इफ्लुएंट है, अब उस इफ्लुएंट को लेके जाएंगे किसके लिए, हम सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए। ये सेकेंडरी ट्रीटमेंट इज नोन एज बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। सेकेंडरी ट्रीटमेंट बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट होता है जिसके अंदर हम इसके अंदर घुला हुआ जो ऑर्गेनिक मटेरियल है उसको रिमूव करेंगे। अब इसमें हम 3 टाइप के टैंक यूज करने वाला, ध्यान से सुनना, 3 टाइप का। जो मेरा पानी है ऊपर वाला, जो इफ्लुएंट था, उसको उठाया और एक लार्ज एरेशन टैंक में डाल दिया। क्या करा, लार्ज एरेशन टैंक में डाल दिया, और उसको कॉन्स्टेंटली हम घुमाते रहे, मैकेनिकली कॉन्स्टेंटली घुमाते रहे, जिसकी वजह से उसको घुमाने का मतलब क्या है, उसके अंदर प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन आती रहे, जिसकी वजह से उसके अंदर एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ हो गई अच्छे से। क्या हो गई, इसके अंदर एरोबिक माइक्रोब्स की ग्रोथ हो गई। फिर उसके बाद हमने क्या किया, उसको जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो हो गए अच्छे से, इसको एरेशन टैंक से निकाल के दूसरे टैंक में शिफ्ट कर दिया, दैट इज सेटलिंग टैंक। पहला टैंक लार्ज एरेशन टैंक, कॉन्स्टेंटली एजिटेट किया, जिसकी वजह से एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ हो गई। फिर उसको सेटलिंग टैंक में डाल दिया, क्योंकि जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आए वो नीचे इकट्ठे हो जाए सारे के सारे। हमने सेटलिंग टैंक में फ्लॉक्स लगाए। अब ये फ्लॉक्स क्या होते हैं, क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो भाई ध्यान से समझ लो। फ्लॉक्स क्या है, फ्लॉक्स बैक्टीरिया और फंगल फिलामेंट का एक एसोसिएशन है, मतलब एक जाल लाइक स्ट्रक्चर बना दिया। किस किस से बनाया, बैक्टीरिया और फंगल फिलामेंट से एक मैश लाइक स्ट्रक्चर बना दिया। कहाँ पे लगाया फ्लॉक को, सेटलिंग टैंक में ऊपर लगा दिया। इस फ्लॉक ने क्या किया भाई, फ्लॉक हमने लगा दिया, फ्लॉक लगाने की वजह से जितने बैक्टीरिया फंगस जितने भी है वो सारे के सारे सेडिमेंट हो गए, कहाँ, नीचे, सब नीचे सेडिमेंट हो गए। और इस वाले पार्ट को हमने बोल दिया क्या, एक्टिवेटेड स्लज। मतलब मेरा ये वो पार्ट है जिसके अंदर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, बहुत सारे अब इसको हम कब तक ट्रीट करेंगे, कब तक ट्रीट करेंगे, जब तक मेरे सीवेज का जो बीओडी है वो बिल्कुल रिड्यूस नहीं हो जाता। कहाँ पे, लार्ज एरेशन टैंक में। लार्ज एरेशन टैंक में हम तब तक ट्रीट करेंगे जब तक बीओडी बिल्कुल कम नहीं हो जाता। अब एक बार बीओडी और समझ लो, बीओडी का मतलब क्या होता है। देखो, बीओडी की फुल फॉर्म क्या है, बीओडी इज योर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। मतलब भाई मेरे पानी की कितनी ऑक्सीजन की डिमांड है, मेरे पानी की कितनी ऑक्सीजन की डिमांड है। अब पानी के अंदर ऑक्सीजन क्यों चाहिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को चाहिए होगा, नहीं चाहिए होगा, तो मेरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या करना है ना, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करेंगे, आपके पानी के अंदर जितना भी ऑर्गेनिक मटेरियल है उस ऑर्गेनिक मटेरियल को ऑक्सीडाइज करेंगे, नहीं करेंगे, और ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीजन चाहिए या नहीं चाहिए। तो जितना ज्यादा पानी में ऑर्गेनिक मैटर होगा उतनी ही ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ऑक्सीजन चाहिएगी, तो उतना ही ज्यादा बीओडी होगा या नहीं होगा। जितना पानी में ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर उतनी ज्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट, तो उतना ही ज्यादा बीओडी, और जितना ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर उतना ही ज्यादा मेरा हाई पोल्यूटेड वाटर। तो हम अपने एरेशन टैंक में कब तक ट्रीट करेंगे, जब तक सारा ऑर्गेनिक मैटर ऑक्सीडाइज नहीं हो जाता, मतलब जब तक बीओडी बिल्कुल कम नहीं हो जाती। सो बीओडी क्या है, एक मीजर वैल्यू है, इससे हम मीजर कर सकते हैं कि पानी के अंदर अब कितना ऑर्गेनिक मैटर बचा हुआ है। जब हमारी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डिमांड खत्म हो जाएगी ना ऑक्सीजन की, भाई अब और ऑक्सीजन नहीं चाहिए, क्यों, क्योंकि पानी में ऑर्गेनिक मैटर बचा ही नहीं है। तो जब तक बीओडी पूरी तरीके से रिड्यूस नहीं हो जाता तब तक उसको ट्रीट किया जाता है, किसमें, लार्ज एरेशन टैंक के अंदर। एक बार बीओडी रिड्यूस हुआ फिर इसको सेटलिंग टैंक में लेके चले गए, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे उनको सबको नीचे सेटल डाउन करा दिया, और वो क्या बन गया, एक्टिवेटेड स्लज। अब ये क्या, एक्टिवेटेड स्लज इज द मेन पार्ट ना इसका। इस एक्टिवेटेड स्लज को कुछ पार्ट लेंगे और उसको किसी दूसरे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में भेज देंगे, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज कर रहे हैं हम अपने पानी को लेस पॉल्यूटेड बनाने के लिए।
लेकिन इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम कहाँ नहीं डाल सकते, वाटर बॉडीज में नहीं डाल सकते। तो मेरे को इस पानी को वाटर बॉडी में डिस्पोज करने से पहले इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हटाना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने क्या किया, सेटलिंग टैंक में जितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म है सबको नीचे सेटल डाउन करा दिया और इनको अलग कर दिया, इसलिए इनको बोलते हैं एक्टिवेटेड स्लज। फिर थर्ड टैंक के पास लेके गए। थर्ड टैंक में अब क्या करना, एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर, मतलब अब यहाँ पे हवा नहीं दे रहे हैं हम यहाँ पे बोल रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या, एनारोबिकली ग्रो करो, एनारोबिक बैक्टीरिया की ग्रोथ कराए। क्यों, ताकि जो और इसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर बच गया ना, उस ऑर्गेनिक मैटर का एनारोबिक डाइजेशन हो पाए, इस पानी में जितने बैक्टीरिया फंजाई हैं वो सारे डाइजेस्ट हो। और इससे फायदा क्या है, इससे मेरे को क्या मिल रहा है, एक H2S, CO2, CH4 गैसेस मिल रही है जिनको हम एज अ फ्यूल भी यूज कर सकते हैं। तो देख रहे हो ऐसा हो रहा है ना, एक काम से दो चीजें बन रही है मेरी, एक तो पानी साफ हो रहा है नहीं हो रहा है, और साथ ही साथ मेरे पास फ्यूल वाली गैसेस भी मिल रही है, हाइड्रोजन सल्फाइड, CO2। याद रखना तीनों गैसेस का नाम, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस। बीओडी मशीन दिखता कैसे है बेटा, अगर आप BSc MSc करोगे ना तो आपको बीओडी मीजर करवाया जाएगा। फिर से समझ लो, पानी है, प्राइमरी ट्रीटमेंट लगाया, सारा मिट्टी और जितने पत्थर वत्थर है सब हटा दिए, फिर उसको टैंक में लेके गए, वहां पे मस्त हवा दिया ताकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज्यादा ग्रो। माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस पानी में जितना ऑर्गेनिक मैटर सारा डाइजेस्ट कर जाएंगे। जब तक बीओडी रिड्यूस नहीं हो जाता तब तक ट्रीट करेंगे। फिर इसको सेटलिंग टैंक में ले गए, सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को नीचे इकट्ठा करा लिया, फिर उन सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं एक्टिवेटेड स्लज, उसको नए टैंक में भेज दिया। फिर उसके बाद उसको एक एनारोबिक उसमें कंटेनर में थर्ड टैंक में डाल दिया जहां पे एनारोबिकली हमने ग्रो कराया, जिससे मेरे पास फ्यूल गैस बन के आ गई। दिस इज द एंटायर मेथड। बीओडी समझ में आ गया, जितना ज्यादा पानी पोल्यूटेड उतना ही उसका हाई बीओडी, क्योंकि ज्यादा पोल्यूशन मतलब पानी में ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर तो ज्यादा बीओडी। तो हमें कब तक ट्रीट करना है, टिल द बीओडी गेट रिड्यूस। फ्लॉक्स क्या होते हैं, बैक्टीरिया और फंगस के फिलामेंट्स होते हैं, ये हमें समझ में आ गया। क्या, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। अब ये नेक्स्ट चीज आती है आपका बायोगैस प्लांट। बायोगैस प्लांट क्यों लगाया गया, सबसे पहली चीज, इट इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस, ठीक है। और प्रीडोमिनेटली सबसे ज्यादा अमाउंट में कौन सी गैस होती है इसके अंदर, बायोगैस प्लांट के अंदर, जिसको गोबर गैस प्लांट भी बोला जाता है, प्रीडोमिनेटली मीथेन होती है। कैसे बनता है, ध्यान रखना, एनारोबिक बैक्टीरिया होता है बायोगैस प्लांट के अंदर। कौन से, एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं, क्योंकि जितने भी कैटल्स होते हैं वो सब क्या खाता है, घास फूस खाता है, नहीं खाता है, सेल्यूलोज मटेरियल खाता है। तो उस सेल्यूलोज को हमारे बैक्टीरिया एनारोबिकली क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, जिससे हमको क्या मिलती है, मीथेन गैस मिलती है। तो आपको किस टाइप की गैस मिलेगी बायोगैस प्लांट में, वो किस चीज पे डिपेंड करेगा, क्या किस टाइप का माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज कर रहे हो, प्लस आपकी जो कैटल्स है उनके अंदर उन्होंने किस टाइप का रॉ मटेरियल खाया हुआ है, किस टाइप का माइक्रो ऑर्गेनिज्म और किस टाइप का रॉ मटेरियल आपका है। जैसे कि लेट्स टेक एन एग्जांपल, अगर आपका रॉ मटेरियल है डो, तो और आपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म किया यूज ईस्ट, तो सबसे ज्यादा क्या प्रोडक्शन होगा, CO2 का प्रोडक्शन होगा। अगर रॉ मटेरियल है सबसे ज्यादा क्या, सेल्यूलोज या सेल्यूलोजिक मटेरियल है, और आपने यूज क्या किया, मिथानोजेंस यूज किए, तो सबसे ज्यादा अमाउंट में मिथेन, H2, CO2, सबसे ज्यादा इसमें मिथेन प्रोड्यूस होगा। तो डिपेंड कर रहे हैं, नहीं कर रहे, कर रहे नहीं कर रहे, हाँ जी। अब जो यहाँ पे बायोगैस प्लांट होते हैं, इसकी स्ट्रक्चर ध्यान से देखो, इसके टैंक का साइज कितना होता है, 10 से 15 फीट का साइज होता है। इसके अंदर स्लरी होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है स्लरी किस किस से मिलता है, भाई गोबर ले लिया और उसके अंदर पानी मिला दिया, उससे बन गया एक स्लरी, ठीक है। सो दिस इज व्हाट बायोगैस प्लांट। फिर से देख लो, प्रीडोमिनेटली मिथेन गैस होती है, एनारोबिक बैक्टीरिया यूज करते हैं, जितने मिथानोजेंस होते हैं सब एनारोबिक है। किस टाइप की गैस प्रोड्यूस होगी, डिपेंड करेगा कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, कौन सा रॉ मटेरियल है। एग्जांपल बता दिए, डो अगर ले रहे हो ईस्ट एज अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो CO2 का प्रोडक्शन ज्यादा होगा, लेकिन सेलुलोज मटेरियल है तो मीथेन का प्रोडक्शन ज्यादा होगा। दिस इज बायोगैस प्लांट। अब हमारे पास 3 फुल फॉर्म पे क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे। IARI बायोगैस प्लांट लगवाने के लिए ये 2 रिस्पॉन्सिबल थे, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, KVIC
खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। थर्ड फुल फॉर्म क्वेश्चन आईपीएम पे आता है, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, जिसको बायो कंट्रोल एजेंट में अभी पढ़ाऊंगे। यहां तक मेरे को बताओ सबको समझ आया क्या? आर वी ऑल क्लियर टिल हियर? यहां तक सबको चीजें समझ आई या नहीं? आई होप समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट आता है कि भाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, इनको हम एज अ बायो कंट्रोल एजेंट भी यूज कर सकते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन है, हम लेडी बर्ग को यूज करते हैं किससे बचाव करने के लिए? अपनी क्रॉप को एफिड से बचाने के लिए। लेडी बर्ड का यूज किया जाता है एफिड से अपनी क्रॉप को बचाने के लिए। ड्रैगन फ्लाइज का यूज किया जाता है किसको? मॉस्किटो से अपनी क्रॉप को, प्लांट्स को बचाने के लिए। दो है, डायरेक्टली याद रखना। नेक्स्ट बायो कंट्रोल एजेंट बैक्यूलो वायरस, बहुत इंपॉर्टेंट है। बैक्यूलो वायरस बहुत 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 इंपॉर्टेंट। इसकी जीनस कौन सी है जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है? दैट इज न्यूक्लियोपोलीहेड्रोवायरस। बैक्यूलो वायरस की कौन सी जीनस? न्यूक्लियोपोलीहेड्रोवायरस। कैसे काम करती है? स्पीसीज स्पेसिफिक नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइडल है। कैसा है? स्पीसीज स्पेसिफिक, मतलब एक पर्टिकुलर टाइप की स्पीसीज पे काम करेगा, और इसीलिए इसको बोल रहे हैं नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइडल, इंसेक्ट्स पे अटैक करेगा। तो लिखा हुआ है डायरेक्टली इट अटैक इंसेक्ट्स या फिर अदर ऑर्थ्रोपोड्स पे इंपैक्ट डालता है। किस पे इंपैक्ट नहीं डालता? ये जैसे फिशेस हो गई, प्लांट्स हो गई, बर्ड्स हो गए, मैमल्स हो गए, एनिमल्स हो गए, उन पे इंपैक्ट नहीं डालता। क्योंकि क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ इंसेक्ट्स पे काम करता है, वो भी कुछ स्पेसिफिक इंसेक्ट्स पे काम करता है। ठीक है? कौन? बैक्यूलो वायरस। क्या है? जीनस न्यूक्लियोपोलीहेड्रोवायरस। राइट। नेक्स्ट आता है ट्राइकोडर्मा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बायो कंट्रोल एजेंट है। ये आपके पौधों की रूट्स के साथ रहता है। ट्राइकोडर्मा इज अ फंगस जो आपकी रूट्स के साथ रहता है। ट्री लिविंग फंगस है रूट्स के अंदर। तो क्या करता है? प्लांट के ऊपर लगने वाले पैथोजन से बचाता है, मतलब पौधों को खाने वाले जो इंसेक्ट्स है ना, उनसे बचाता है। प्रिवेंट करता है ग्रोथ ऑफ हार्मफुल इंसेक्ट्स। किसमें? प्लांट्स के अंदर, बड़े बड़े ट्रीज के अंदर। ट्राइकोडर्मा क्या? ट्री लिविंग फंजाई इन रूट्स। याद रखना है सबको ये। ठीक है? नेक्स्ट आ जाओ। अब आता है भाई हमारे पास ऐसे भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। अब आपको पता है कि भाई हमारे पास जो प्लांट्स है, प्लांट्स नाइट्रोजन को डायरेक्टली नहीं ले सकते, N2 की फॉर्म में नहीं ले सकते। उनको उसको नाइट्राइट, नाइट्रेट, अमोनिया फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। अब वो काम प्लांट्स खुद तो नहीं कर सकते, नहीं कर सकते ना प्लांट खुद से। तो प्लांट यूज नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया फॉर द नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रोसेस। अब दो टाइप के वो बैक्टीरिया यूज करते हैं, एक तो सिंपल बैक्टीरिया होता है और एक होता है साइनोबैक्टीरिया। अब ये जो बैक्टीरिया है ना, ये भी दो टाइप के। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होंगे जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहेंगे, कुछ होंगे फ्री लिविंग में। सिम्बायोटिक एसोसिएशन का एग्जांपल याद रखना, राइजोबियम। किसके साथ? जितने भी लेग्यूम्स वाले प्लांट होते हैं ना, उनके साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहते हैं। फ्रेंकिया बैक्टीरिया जो एलनस नॉन लेग्यूमिनस प्लांट के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहता है। और फ्री लिविंग में जैसे एजोबैक्टर, एजोस्पेरिलम। बैक्टीरिया जो फ्री लिविंग है, याद रखना। और सिम्बायोटिक। साइनोबैक्टीरिया का एग्जांपल प्लांट किंगडम में पढ़ाया था, साइकस के साथ। साइकस की रूट्स के साथ रहता है नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया, जिन रूट्स को हम कॉरोलॉइड रूट बोलते हैं। साइनोबैक्टीरिया ही लाइकन बनाता है, फंजाई प्लस एल्गी। ठीक है? ये आपके जो हमारे फर्न्स हैं उनकी एजोला लीव्स के साथ भी पाया जाता है। आपका नोस्टोक, एनोबिना, ये सब साइनोबैक्टीरिया है। जैसे आपका ऑस्किलोटेरिया, जितने पैडी फील्ड्स है, राइस फील्ड्स होते हैं, वहां पे ये पाया जाता है। बताओ। सो इन दिस वे वी हैव फिनिश्ड आवर एंटायर चैप्टर। इन 40 मिनट्स में पूरा चैप्टर हमारा रिवाइज हो गया। इसलिए मैंने बोला था एक बार पढ़ के आना। पढ़ के आए होंगे तो ऑफ कोर्स अच्छे से रिवीजन हो गया होगा पूरा डेटाबेस आप लोगों का। एक बार फटाफट से थम्स अप देके बता दो भाई समझ में आया या नहीं आया। तभी आई ट्राई कि मैं आप लोगों के लिए सारे चैप्टर्स का ऐसे ही शॉर्ट नोट्स बना के लेके आऊं और आपको ऐसे ही रिवीजन कराऊं। क्लियर है यहां तक सब कुछ? जल्दी से बता दो भाई, फिर इसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं हम लोग। ये देखिए बेटा स्लाइड।
हाँ जी बेटा, वर्मी कोस्ट में आपका वर्मी कंपोजिट्स होते हैं, उनमें सब में स्लरी का यूज किया जाता है। जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है ना, वो पूरा पार्ट मैंने आप लोगों को करा दिया। चलो फिर, अब कर लिया है तो मैम थोड़ा सा